नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, उन्नत तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र, सामयिक कार्य और कुछ सावधानियां अपनाकर कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है। और आपके इस काम को आसान बनाने के लिए हम अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। पिछड़े इलाकों से अनाज की खरीद, जनहानि पर 4 लाख की सहायता, किसानों को ऑनलाइन सुविधा, कपास में तत्वों की पूर्ति, नेप्सेक स्प्रेयर की देखभाल। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने पिछड़े और जनजातीय इलाकों सहित किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की आपसी परामर्श से खरीदी केंद्र खोले गए। किसानों की विज्ञापनों, बैनरों और अखबारों तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों से खरीदे गए गेहूं और धान की कीमत या तो किसानों से सीधे दी जा रही है या राज्यों में मौजूदा सरकारी समाज प्रणालियों के जरिए दी जा रही है। किसानों को भुगतान भी उनके खातों में दिए चेक के जरिए किया जा रहा है। सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि चावल मिलों द्वारा सरकार से जो धान खरीदा जाएगा उसका भुगतान भी चावल मिल और निजी कारोबारी किसानों के खातों में देय चेक के करें, ताकि किसानों को भुगतान सही समय पर हो जाए। मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र में व्यापक संशोधन किए हैं। नए संशोधन में किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय समुचित राहत राशि मिल जाएगी। राज्य एवं पुनर्वास मंत्री श्री रामपाल सिंह ने बताया कि परिपत्र के खंड 6 क्रमांक 4 के अनुसार जनहानि होने पर पूर्व में 1.5 लाख की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह गाय, भैंस, ऊंट आदि पशुओं पर दी जाने वाली राहत राशि 16,500 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। ऐसे कच्चे मकान जो मरम्मत योग्य न हो, उनमें वास्तविक क्षति के आकलन पर पहले मिलने वाली अधिकतम राशि 20,000 को बढ़ाकर 95,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही 50% से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे मकान के लिए मिलने वाली राशि को भी 3,800 से बढ़ाकर 95,100 रुपए कर दिया गया है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान का 50% से अधिक नुकसान के आकलन पर दी जाने वाली अधिकतम राशि 12,600 रुपए बढ़ाकर 95,100 रुपए कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त होगा। पारदर्शी प्रक्रिया से किसानों का चयन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग ने योजना में किसानों को अनुदान पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में जिलेवार किसानों के चयन के लिए ई लॉटरी निकाली, जिसका शुभारंभ प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने किया। प्रदेश में 36,000 हेक्टेयर लक्ष्य के लिए 2.16 लाख पंजीकृत किसानों में से लगभग 10,000 किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया गया। चयनित कृषकों में सामान्य, SC, ST एवं महिला संवर्ग सम्मिलित हैं। चयनित कृषकों की सूची उद्यानिकी विभाग के वेबसाइट तथा MP एग्रो की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ई लॉटरी के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कृषक, यंत्र निर्माता, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। खरीफ में कपास एक नगदी फसल है, परंतु कभी-कभी सूक्ष्म तत्वों की कमी होने से पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादक प्रभावित होता है। आमतौर पर कपास में जिंक, गंधक, लोहा, मैग्नीज एवं बोरॉन की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उसका उपचार सरल है। मजबूत पौधा अधिक उत्पादन देता है, इसलिए किसान भाइयों को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
कपास के पौधों में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से यदि बुवाई के समय दिया जाए तो अधिक लाभकारी होगा। खड़ी फसल पर जिंक सल्फेट 2 ग्राम और चूना 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। फसल में गंधक की कमी आने पर 20 से 40 किलो गंधक युक्त उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। मैग्नीज तथा लोहे की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने पर 0.3% मैग्नीशियम और फॉरिक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए तथा बोरोन की पूर्ति के लिए बोरिक एसिड का 0.1% तक घोल छिड़काव पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, पौधे संरक्षण के लिए नैपसेक स्प्रेयर की जरूरत होती है। कई बार चलते समय इसमें खराबी आने के कारण कृषि कार्य बाधित हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इसके रखरखाव की समुचित जानकारी होना चाहिए। कई बार दाब कम बनता है, इसके लिए पहले टंकी देखें। यदि खाली है तो इसे भरकर चलाएं। फिर भी शिकायत दूर ना हो तो पंप का प्रेशर वाल्व चेक करें। यदि कोई अवरोध है तो साफ करें या उसे बदल दें। इसके बाद ही समस्या का निदान न हो तो पिस्टन चेक करें। पिस्टन की सील घिस जाने से दिखाई दे तो उसे बदल दें। इससे कम दबाव की स्थिति निजात मिल सकती है। कई बार छिड़काव अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में वायु प्रकोष्ठ के तरल पदार्थ आने से भी ऐसी समस्या आ जाती है। इसके लिए वायु प्रकोष्ठ को खाली करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों की। वैसे तो आप जानते ही हैं कि नींबू विटामिन सी से भरपूर है और इसे सीधे भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा इसका परिरक्षण करके भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। तो नींबू वर्गीय फसलों में कौन सी सावधानियां रखी जाएं और इन्हें रोगों से और कीटों से कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र नक्तरा से हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे नींबू वर्गीय फलों में कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में। नींबू वर्गीय फल अपने भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है
आम और केला के बाद में इसका तीसरा स्थान आता है। इसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन बी एवं खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नींबू वर्गीय फलों को ताज़ा और इनके प्रसंस्कृत उत्पाद बना के काम में लिया जा रहा है। नींबू वर्गीय फलों में इस समय समसामयिक के कार्यों के बारे में अपन चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि खरीफ में बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कचरा इसमें बहुत निकलता है। खरीफ मौसम में बहुत ज़्यादा खरपतवार इसमें निकलते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण इसमें रखना अति आवश्यक है, जिससे कि कीट एवं रोगों का प्रकोप कम हो। क्योंकि जितने ज़्यादा खरपतवार होंगे पौधे की बढ़वार और फलों का बढ़वार भी कम होगी और कीट व्याधि का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रमुख कीट और व्याधियों का अगर नियंत्रण नहीं करेंगे अपन तो उत्पादन कम मिलेगा और उसके फल की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। कीटों में प्रमुखतया एक लीफ माइनर होता है, पत्ती सुरंगक। लीफ माइनर जो कीट है पत्ती के अंदर निचली सतह पे सुरंग बनाता है और उससे टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बनाता है और उसके द्वारा पत्ती को नुकसान पहुंचाता है, उत्पादन पे प्रभाव डालता है। इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 2 ml प्रति लीटर या इमिडाक्लोपिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव किया जा सकता है, जिससे इसका नियंत्रण शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। दूसरा कीट इसमें एक आता है सिट्रससिल्ला, जिसके शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाएं इसको नुकसान पहुंचाती है। ये पत्तियों का और तने का इसका रस चूसती है, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ के झड़ जाती है, कमज़ोर हो जाता है पौधा। इसके नियंत्रण हेतु इनके निम्फ, इनका जो है लार्वा और इसका एडल्ट, इनको बीन के नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इमिडाक्लोपिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल के इसका फसल पे शुरुआती अवस्था में छिड़काव किया जा सकता है। तीसरा इसमें कीट जो प्रमुखतया आता है वो नींबू की तितली आती है। नींबू की तितली में जो उसकी लार्वा अवस्था है, जो इल्ली की अवस्था है, वो उसको नुकसान पहुंचाती है। वो जो इल्ली की पहचान जो होती है कबूतर की बीट जैसा दिखता है और इस तरह से पत्तियों में मिल जाता है कि पत्तियों का रंग जैसा ही वो हो जाता है। ये जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसके नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक बैक्टीरियासाइडल आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि 15 लीटर की टंकी में 1.5 ग्राम को घोल के और उसका इसके छिड़काव किया जा सकता है। इससे इसका नियंत्रण पूर्णतया हो सकता है। दूसरा इसमें आता है एक डाईबैक, जिसमें शाखाएं ऊपर से उल्टी सूखने लग जाती है और ये जो है एक बार अगर शुरुआती अवस्था में इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो ये पूरे पौधे को भी सुखा देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी शाखाओं में उल्टा सूखा रोग इसमें लगा हुआ है। इस तरह की शाखाएं जो भी दिखें उनको बरसात से आने से पहले ही उनको काट देना चाहिए पूरे बगीचे से, और या फिर जब भी देखें, जब भी बगीचे में भ्रमण करें उस समय उनको काटा जा सकता है, जहाँ तक सूखी है उससे 1 इंच नीचे तक। ये रोग भी जो है कई कारणों से फैलता है। इसके नियंत्रण हेतु, निदान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदनाशी आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और उसका छिड़काव फसल पे पूर्णतया नियंत्रण कर सकता है इस रोग से। इसको जो है काट के वहीं पे अपन बगीचे में नहीं डालें, इसको इन सब इस तरह की जो टहनियाँ हैं उनको इकट्ठा करके कहीं गड्ढे में गाड़ दें या फिर जला दें इनको, क्योंकि इनसे फिर रोग फैलने की संभावना और रहती है। इसी के साथ में कुछ इस तरह के व्याधियाँ भी इसमें आती है नींबू में, जो कि इसको नुकसान पहुंचाती है इसमें। जैसे कि आता है कि फल फटना। फल कई बार आपने देखा होगा नींबू के फल आपको फटे होते हैं। फल फटने के 2 कारण हो सकते हैं। एक ये होता है कि इसमें पानी का अनियमित देते, सिंचाई अनियमित देते हैं तो उससे फल फटता है। सूखे के बाद एकदम से बारिश आ जाती है, उससे भी फल फट जाते हैं। तो और दूसरा कारण होता है बोरोन की कमी। अगर पानी के अनियमित कई कारण से फटा है तो अपने को पानी नियमित रखना है उसमें, तो ये फल फटने की समस्या उसमें नहीं मिलेगी। यदि ये समस्या नहीं है, पानी अपन नियमित दे रहे हैं, तो अपने को बोरोन की कमी से भी फल फटता है। तो इसके लिए बोरेक्स 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव किया जा सकता है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो बाज़ार में रेडीमेड जो घोल आते हैं, एग्रोमीन या दूसरे, तो उनको जो है पानी में घोल के उसका छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि बोरोन की पूर्ति हो सके और इसमें पूरा आपका जो है फल फटने की समस्या से निजात मिल सके। दूसरी एक समस्या आती है कि शुरुआती अवस्था में फल झड़ने लग जाते हैं। फल को झड़ने से फल झड़ने के कई कारण हैं, जिसमें मौसम का कारण हो सकता है, कीट व्याधि का प्रकोप हो सकता है, या हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन्स का असंतुलन पौधे में, ये इस कारण से भी फल जो है झड़ने लग जाते हैं।
यदि कीट व्याधि या रोग की वजह से झड़ रहा है तो आप अगर कीट और व्याधि का उसमें नियंत्रण करेंगे तो ये रुक जाएंगे। लेकिन अगर हार्मोन की वजह से फल झड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लानोफिक्स एक हार्मोन आता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसमें हार्मोन है, प्लानोफिक्स के नाम से बाज़ार में मिलता है। तो उसको 15 लीटर की टंकी में 4 ml घोल के और उसका पूरे पौधे पे छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि ये झड़ने की समस्या नहीं आएगी। ये झड़ने की समस्या जुलाई अगस्त तक देखने को मिलती है, उसको अपन रोक सकते हैं। साथ ही में ही बरसात में जो ऐसा कोई लगे दूसरी टहनियाँ, कोई भी रोगी टहनियाँ हैं या कोई बीमारू टहनियाँ, तो उनको भी अपनों को सिकेटियर या कटर की सहायता से काट देना चाहिए। फल तुड़ाई के समय भी ध्यान रखें कि फल जो है जनरली इस पे पौधे पे ही पकते हैं, तो पूर्णतः पकने के बाद में उनको फलों को तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि फल तोड़ने के बाद में पकने की समस्या रहती है इसमें। तो अच्छी तरह पक जाए तो उसको फल को अपने को तोड़ के स्टोरेज करें या बाज़ार में बेच सकते हैं। थालों की सफाई रखें, थाले जो है निराई गुड़ाई करके रखें। अगर खाद पहले नहीं दिया हुआ है तो गोबर की खाद भी बारिश के मौसम में दिया जा सकता है, जिससे कि गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ जाए और उसका जो है उसको पौधे को पूरा इसका बेनिफिट मिले। इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाएंगे तो किसान भाई इससे नींबू वर्गीय फसलों से अच्छा आमदनी ले सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ही फसल हार्वेस्ट हो जाती है, फसल कट जाती है नींबू वर्गीय फसलों में, तो इसकी रूट प्रूनिंग भी की जाती है, जड़ों की कटाई छटाई की जाती है, जिससे कि अगली फसल में अपने को फ़ायदा मिलता है। ये नींबू में स्पेशली जड़ों की कटाई छटाई अपन नवंबर दिसंबर माह में कर सकते हैं। ये फल तुड़ाई के बाद में जैसे ही अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर माह में इसकी जड़ों की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। जड़ों को कुछ दिन खुला छोड़ सकते हैं। कटाई छटाई के लिए अपने जहाँ तक उस पौधे की पेरीफेरी है उस तक एक नाली बनाई जाती है 1 से 1.5 फीट गहराई। उस नाली में उनकी जो छोटी जड़ें आ रही हैं, जो बाल के समान छोटी छोटी जड़ें, उनको तोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसकी रूट प्रूनिंग हो जाती है। इसके बाद में उस नाली को कम से कम 10 दिन 15 दिन खुला छोड़ने के बाद में उसमें वापस खाद और उर्वरक भर के और पूरा उसको भर दिया जाता है, जिससे कि अगली फसल में अच्छा ब्लूम आता है, अच्छा फूल इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ये समय खरीफ फसलों का है और धान का खरीफ में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी ने अपने अपने खेतों में धान की रोपाई तो कर ही दी होगी और अब वक्त है पौध संरक्षण का। तो क्या होता है ये पौध संरक्षण और धान में पौध संरक्षण कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में अनाज वाली प्रमुख फसलों में धान का संभवतः प्रथम स्थान है और पिछले कुछ सालों में खास करके जब से सोयाबीन में थोड़ा सा उत्पादन हानि हमको होने लगी है, तब से धान की तरफ किसानों का रुझान भी बढ़ा है और धान की उन्नत प्रजातियां, जिसमें कुछ सेंटेड राइस भी है, सुगंधित चावल भी है, जो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले चावल हैं, उनकी काश्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उनका एरिया भी बढ़ा है। अब ये जो धान का एरिया बढ़ रहा है, अच्छी प्रजातियों का चलन बढ़ रहा है, तो इसमें लगने वाले कीट और रोग, उनका भी प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जो हमारी पुरानी पद्धति से हम धान लगाते थे, हमारी देसी धानों को हम उत्पादित करते थे, उनमें पौध संरक्षण की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। पर जितना हमारा इम्प्रूव्ड धान है, खास करके सेंटेड राइस है, इसमें कीट और व्याधि दोनों का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ रहा है। अगर हम उनका समुचित प्रबंधन नहीं करें
तो बहुत बड़े पैमाने पे इसमें उत्पादन में हानि होती है। अब धान के जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख है झुलसा रोग या पैडी ब्लास्ट। पैरिकुलेरिया ओराइजी नाम के फंगस से होने वाला यह रोग हमारी जितनी उन्नत प्रजातियां हैं, खास करके सेंटेड राइस, इसमें बहुतायत में देखा गया है। किसान भाइयों को सलाह ये दी जाती कि सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंट प्रजातियां हैं, प्रतिरोधक प्रजातियां हैं, उनका हम चयन करें। अगर उसके बाद भी इस बीमारी का प्रकोप कहीं दिखाई देता है तो पहला स्टेप है सतत निगरानी करते रहें, और जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दें, इसका जो पहला लक्षण है वो सुई की नोक जैसे कत्थई कलर के पत्ती के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं। नेक्रोटिक स्पॉट, सुई की नोक जैसे बारीक बारीक कत्थई कलर के पत्ती के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं। दूर से देखने पे पत्ती पीले रंग की दिखाई देती है। अगर आप ये सुई जैसे नोक जैसे जो धब्बे हैं ये बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो दिखाई देंगे। अगर आप मेड़ से खड़े होकर फसल को देख रहे हैं तो आपको धान पीली दिखाई देगी। धान पीली दिखाई देने पे किसान भाई सामान्य तौर पे यूरिया का प्रयोग करते हैं। उनको लगता है कि नत्रजन युक्त उर्वरक की कमी हुई है, जिससे कि वो यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं। अगर इस बीमारी की वजह से पीलापन है और आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो ये बीमारी और तेज़ी से फैलती है, क्योंकि नत्रजन युक्त उर्वरक हमेशा बीमारियों को, कीड़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो जैसे ही अगर धान आपकी कहीं पीली पड़ती है तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इसमें ब्लास्ट रोग तो नहीं है, इसमें झुलसा रोग तो नहीं है। पहली पहचान कत्थई कलर के बारीक बारीक उसमें धब्बे पत्तियों पे दिखाई देते हैं। आगे की अवस्था में ये धब्बा आपके बड़े होते हैं और बीच में इसमें भूसे के रंग का एक स्थान निर्मित होता है, जिसको हम आई स्पॉट बोलते हैं, वो बनता है। और यही धब्बा जो पेडंकल होता है, जो बाली होती है धान की, उसका जो प्रमुख डंठल होता है उसके ऊपर भी बनता है। और इस स्टेज में ये बहुत व्यापक क्षति पहुंचाता है। नेक ब्लास्ट उस समय इसको कहते हैं, और धान को ये 80-90% तक नुकसान उस समय कर सकता है। ऐसी स्थिति में यूरिया के प्रयोग को संयमित करें। अगर बीमारी है तो पहले उसका प्रबंधन करें, उसके बाद ही हम नत्रजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये सुनिश्चित हो गया कि भाई इसमें ब्लास्ट का संक्रमण है, इस बीमारी का प्रकोप हो चुका है, तो यूरिया का प्रयोग रोकने के साथ ही इसमें ट्राईसाइक्लोज़ोल नाम का एक जो फफूंदनाशक है ये सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है। ट्राईसाइक्लोज़ोल के अलावा एक हीनोसान नाम का फफूंदनाशक भी है, अगर वो किसान भाइयों को उपलब्ध है तो उसका प्रयोग करें। ये दोनों ही जो फफूंदनाशक है, हीनोसान भी और ट्राईसाइक्लोज़ोल भी, ये इस बीमारी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इन फफूंदनाशियों की 1 से 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलें और 1 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 180 लीटर घोल आपको लगेगा, उसका हम छिड़काव करें। अब ये 2 फफूंदनाशक अगर उपलब्ध नहीं हैं तो जो फफूंदनाशक आसानी से उपलब्ध है, जैसे कार्बनडेजिम बहुत आसानी से उपलब्ध है, मैंकोजेब बहुत आसानी से सभी दूर उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर लें। उनकी कार्य क्षमता जो ट्राईसाइक्लोज़ोल है या हीनोसान है उससे थोड़ी सी कम है, पर वो भी काम करते हैं। इस रोग को प्रबंधित करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का,
परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।